जी मैडम, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो आप, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उर्मिला है और मैं हरियाणा की एक्टर हूँ, डांसर एंड मॉडल। और मेरे साथ में काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ है, जो कि हंसराज श्राधना सन्नोप राम निवास के लड़के ने किया है। हंसराज श्राधना ने, जो कि वो रहने वाले बीबीपुर छापरा के हैं, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ज़्यादातर। जैसे कि मैं अगर थाने में भी जा रही हूँ तो उन्होंने वहाँ पे पैसा भरा हुआ है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ पे आईओ और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। काफ़ी बोलने के बाद और 2-3 दिन चक्कर कटाने के बाद उन लोगों ने मेरी एफआईआर दर्ज की है। और उसमें भी आईओ मेरे को बहुत चिल्ला रही है, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जो हंसराज है उसके खिलाफ अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई तो हुई है, लेकिन उसको अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। उसका फ़ोन ऑन होता है और वो थाने में भी जाता है, लेकिन उसको कोई पकड़ता नहीं है क्योंकि वो पैसे दे देता है। उसने खुला ये बोला है मेरे को कि तेरे को कहीं पे भी जाना है तू जा, मेरे पास पैसा और पावर है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और अच्छा, जैसे आपने बताया हंसराज जो हैं उनकी, ये किस थाने का केस है? पहले तो ये बताइए, आप किस थाने से बिलोंग करते हो? सर ये थाना बाबा हरिदास नगर कापासेड़ा है। ये थाना कापासेड़ा है। और ये जो केस है यहाँ बजगेड़ा का है। और बजगेड़ा का? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एरिया कापासेड़ा में आता है ये। अच्छा, एरिया कापासेड़ा का है, बाकी बजेड़ा ये जैसे रेजिडेंस इनका है तो छावला पुलिस स्टेशन आया था पहले निकल के। फिर हम छावला पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह इनकी काउंसलिंग की गई। और यहाँ के एसएचओ ने जो छावला पुलिस स्टेशन था बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया कि अगर मेरे एरिया का ये केस होता तो मैं अभी तुरंत इनकी एफआईआर दर्ज करके और इनको अरेस्ट कर लेता। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये बजगेड़ा में इनके साथ जो फर्स्ट असोल्ट हुआ है वो बजगेड़ा में हुआ है जी। तो फिर हम बजगेड़ा गए। वहाँ काफ़ी टाइम तक 2-3 घंटे हम बैठे रहे बजगेड़ा में भी। एसएचओ सर तो वहाँ पे थे ही नहीं। और आईओ आई तो फिर काफ़ी टाइम 2 घंटे बाद तो वो आई हैं। फिर आके उन्होंने सुनवाई की, इनकी काउंसलिंग भी की। फिर थोड़ा गुमराह भी करते रहे कि यहाँ का कुछ नहीं आएगा और होटल का नाम बता दो, होटल की किसी जगह का बता दो। जबकि लड़की बार बार चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, यही कह रही थी कि मेरे साथ तो यहाँ पे एक मटेरियल है धर्मकाट, बालाजी धर्मकाटा है, इसी पे वो लोग सारे रात को 4-5 गाड़ियाँ सर्कल में लगा के और गाने चलाते थे और मेरे से डांस करवाते, ड्रिंक करते थे। और फिर जब सब चले जाते थे तो गाड़ी में हंसराज नाम के जो व्यक्ति हैं वो मेरे साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाते थे। उसके बाद सब कुछ हमने बताया पुलिस को। फिर वहाँ मौके पे पुलिस भी गई है, एसएचओ सर को, कापासेड़ा एसएचओ सर को बुलाया गया क्योंकि 112 की कॉल की गई। 112 की कॉल से हमने ही कॉल की कि भाई इतना कुछ हम 1 बजे से चक्कर काट रहे हैं। फर्स्ट टाइम में ये मेरे पास सुबह 11 बजे आई थी तो एनजीओ में आई कोई पर्सन थी जानकार जो ये जगह जगह बेचारी भटक रही थी, रो रही थी कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो कोई महिला मेरी एनजीओ में इनको ले आए। तो मैं 2007 से एनजीओ रन कर रही हूँ और फिर महिलाओं के लिए मैं काम कर रही हूँ। 4 साल मैंने एज ए काउंसलर दिल्ली महिला आयोग में भी नाइट जॉब की है। और बहुत सारे अभी साउथ वेस्ट के डीसीपी ऑफिस है, हेल्थ सेंटर है और स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, एलआईसी है, बैंक है, उनमें मैं सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी की मेंबर भी हूँ। तो मैंने पहले इनको बड़े आराम से सारा सुना, इनकी काउंसलिंग की, तब ये मैं इनको पुलिस स्टेशनों में लेके गई थी। तो वहाँ पे फिर कापासेड़ा से एसएचओ सर आए, तब उन्होंने कहा कि आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस स्टेशन आने के बाद फिर आईओ को बुलाया गया। रात को हम वहाँ से 1 बजे निकले हैं तो आईओ ने काउंसलिंग भी की और फिर बोला कि हम पहले उनसे बात करेंगे, अगर वो आ जाता है तो आप सुबह आके मुकदमा दर्ज करा देना। रात को हम लोग आ गए वहाँ से। उसके आने के बाद सुबह हम जैसे 11 बजे वहाँ पे पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद भी लड़की को, इसकी माँ को बार बार धमकाया जा रहा था। हमें क्योंकि हमारा रोजाना पुलिस स्टेशनों से ही वास्ता पड़ता है तो एक ऑफिसर के नाते हमें
चुप ही बैठे रहे वहाँ पे कि कोई बात नहीं, ये अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कर लेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब अति हो गई तब 112 पे इनकी मदर ने कॉल किया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और एकदम जैसे हमें आईओ ने बाहर निकाल दिया था कि आप लोग इसके साथ नहीं बैठोगे। पहले काफ़ी टाइम तो हमें मुझे साथ बिठा के रखा, फिर बाहर निकाल दिया तुम जाओ। अचानक एकदम से पता नहीं क्या हुआ, लड़की इतनी तेज़ रोती हुई दौड़ती हुई बाहर आई है और बहुत बुरी तरह रो रही थी कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और थाने से बाहर भागने लग गई। जब मैंने और मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ सोशल वर्कर है, हम दोनों ने इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा। फिर आईओ भी भाग के आ गई और उसने काफ़ी डांटा कि यार ड्रामे मत करो, ये मत करो, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। उसके बाद फिर उन्होंने अंदर बैठ के दोबारा से एप्लीकेशन, एक ही पुलिस स्टेशन के अंदर 4-4, 5-5 बार एप्लीकेशन लिखवाई गई। जबकि मैंने ये बोला कि मैडम जब ये एप्लीकेशन लिखी हुई है तो इसी के आधार पे आप FIR कर दो, मुकदमा दर्ज कर दो और बंदे को अरेस्ट करो। तो उसके बाद भी कई घंटे बाद हमारी सुनवाई हुई। फिर 181 पे फ़ोन किया गया तो भी मुझे डांट रहे हैं कि आपने 181 पे क्यों फ़ोन किया। 112 181 वालों ने 112 पे कॉल कर दिया। तो 112 वाले जब आए तो एकदम आईओ दिव्या थी शायद, वहाँ पे उनका नाम दिव्या है, इतनी तेज चिल्ला रही है रोड पे खड़े होके मेरे साथ कि आपने क्यों किया, कॉल क्यों किया। एक साथ सभी पुलिस वाले वहाँ देख रहे थे, बल्कि उनके कैमरे में भी ये चीज़ अगर निकाली जाएंगी तो ये निकल सकती है कि वो हमारे साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहे थे। मुझे इतने साल की, मैं 20-25 साल से ये काम कर रही हूँ, लेकिन 2010 से लेकर अब तक रेगुलर मैं पुलिस स्टेशनों में काम कर रही हूँ। पहला वाक्य मेरे साथ ऐसा हुआ है, इतना गंदा व्यवहार जो कापासेड़ा पुलिस स्टेशन में आईओ ने मेरे साथ किया। आज तक ACP, DCP, SHO जितने भी अधिकारी या पुलिस वाले इतना अच्छा हमारे साथ व्यवहार करते रहे हैं और इतनी अच्छी सुनवाई करते रहे हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि हम सच के साथ हैं, गलत के साथ नहीं है। अगर लड़की बार बार चिल्ला के बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है, तो हम अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और पुलिस स्टेशनों के अंदर ही अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, आम औरत जो एक इतनी बोर्ड लेडी है, दिन रात काम करती है, अकेले हम रात को 2-2, 3-3 बजे जगहों पे जाके, पुलिस पीछे होती है कई केसों में तो, और हम आगे जाके हम वहाँ पे महिलाओं को बचा के लेके आते हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हम लोग, और फिर हमें इस तरह का हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। चाहे कुछ भी कार्रवाई हो, कुछ भी होता, लेकिन जो वहाँ पे हमारा आईओ के द्वारा हमारे साथ जो इतना गंदा बर्ताव किया गया, बहुत ही गंदा था। और मैंने बार बार मैडम को यही कहा कि आप हंसराज जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, बाद में जो कार्रवाई होगी, जो भी आगे बयान होंगे 164 के बयान में, जो भी लड़की वहाँ पे कहेगी जज के सामने, उसी पे फोकस करके काम किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी, मैं बच्ची से ही बात करूँगा। ये कितने सालों से चल रहा था आपका रिलेशन जो है? सर ये 2019 के लास्ट से था। तो 2019 के लास्ट से ये अपने स्टॉप पे मेरे को एज अ डांसर के तौर पे बुलाता था, और 2020 मार्च निकल के, मार्च में पीछे से कि ये मेरे को बुलाता था पर डांस वगैरह नहीं कराता था इतना, कभी याद एज अ शो के तौर पे बुला लेता था। लेकिन अप्रैल के बाद ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ रहने लग गया अप्रैल में, और अप्रैल में ही मेरे साथ शारीरिक संबंध वगैरह बनाने लगा और ये कहा कि मैं तेरे को कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझसे शादी करूंगा। मेरी कोई शादी अभी तक नहीं हुई है। मैंने कहा कि आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मैं बिजनेस सेटल करने के चक्कर में अभी तक अपनी शादी को नहीं कर पाया और कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिला मेरे को, और अब चांस नहीं रहा। तो मेरी बचपन में भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। मैंने फिर इस चीज़ पे काफ़ी टाइम तक सोचा, और सोचने के बाद फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा रहने लग गई। जैसे कि ज़्यादा दिन रहने के बाद दिन बढ़ते चले गए, उसने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने चालू कर दिए। जब एक बार लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है किसी बंदे के साथ, जब किसी पे ट्रस्ट करती है लड़की, और जबकि वो बंदा चिल्ला के बोल रहा है कि मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो कोई भी लड़की ट्रस्ट कर लेगी। मैंने उस बंदे पे ट्रस्ट किया, और उस बंदे ने 3 साल तक, 2 साल से 2020 से
2020 से, अब ये 2023 चल रहा है, 2023 तक उसने मेरे 5 अबॉर्शन करा चुका है वो बंदा। और मैं जैसे कि 2020 से वो मेरे को ये बोलता आ रहा है कि शादी आज करेंगे, आज करेंगे, आज करेंगे। उसने शादी नहीं की, बट टाल मटोला देता रहा। अब 12 अगस्त में आके उस बंदे ने मेरे को दुल्हन की तरह सजाया, होटल में ले गया, होटल में ले जाकर मेरी मांग भरी और मंगलसूत्र पहनाकर ये बोला कि तू मेरी वाइफ है, ठीक है। और मैं घर का खर्चा भी अपना खुद से चलाती रही, मैंने कभी उससे मांगा नहीं, क्योंकि मैं खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, मुझे कभी पैसों की नीड नहीं पड़ी कि हाँ मैं उससे कुछ चीज़ें मांगूँ। लेकिन जब पीछे से प्रेशर आया मेरे दोस्तों का, उर्मी तो अभी तक भी नाचती है, तेरे घर का करता क्या है जब आदमी है तो तेरा। और उस बंदे ने, अब जब मैंने उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला कि मैं अबॉर्शन भी नहीं कराऊंगी और शादी के, जो शादी नहीं बोल सकती है मैं उसको, ठीक है, लेकिन उसने मेरे को वाइफ बना के, वाइफ का झांसा दिया, मुझे धोखे में रखा, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। आज मेरा शरीर, मैं डांस करने के लायक नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मेरा शरीर डैमेज हो गया। ब्लड 5-5 बार कोई बंदा अबॉर्शन किसी लड़की का कराएगा तो शरीर पूरा चला जाएगा, और मेरा शरीर, अब मैं डांस करने के लायक भी नहीं रही हूँ, पूरा शरीर जा चुका है मेरा। और तो अब जैसे कि अभी आपने बताया वो 3-4 साल आपके साथ रहा रिलेशन में, हाँ जी। वो शादीशुदा था पहले से ही या शादीशुदा नहीं है? सर वही मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि वो शादीशुदा था लेकिन उसने मुझसे ये सब चीज़ें छिपाई, उसने ये सब चीज़ें छिपाई। फिर उसने मेरे को करवा चौथ के बाद बताया, करवा चौथ पे वो मेरे साथ ही था, पहली करवा चौथ उसने, मेरी जो करवा चौथ थी वो उसने मेरे साथ मनाई। और मेरा जो उस करवा चौथ पे मेरा फिर मंगलसूत्र भी ले गया, वो जो उसने दिया था मेरे को, मंगलसूत्र भी लेके चला गया। और दिवाली के बीच में और करवा चौथ के बाद मुझे बताया कि उर्मी मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं। और उस टाइम का मोमेंट मेरा बहुत गंदा था, मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही थी। आज तक मैं उस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में हूँ बहुत ज़्यादा। और उसके बाद वो बंदा अपने गांव गया ये बोल के कि मैं उसको छोड़ दूंगा, अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा। मैंने कहा उसको क्यों छोड़ेगा तू, ऐसा नहीं करते हैं, किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलते हैं। लेकिन वो तो मेरी ही ज़िंदगी के साथ खेल चुका। और अब ये बोला कि तेरे को मैं जानता नहीं हूँ, तू कौन है, ना ही तो मैं तेरे पास कभी आया हूँ और ना ही मैंने तेरे साथ कोई शारीरिक संबंध बनाए। और जितने भी अबॉर्शन कराए तूने कहीं और से कराए होंगे, तू कैरेक्टर लेस लड़की है, तेरे ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। अच्छा, जैसे कि FIR हुई है, हाँ जी। FIR की कॉपी दिखाइए सर, ये FIR है। आप देख सकते हैं ये FIR है पूरी बच्ची की, जो इसने आरोप लगाए हैं वो सभी इसमें लिखे हुए हैं। और अभी तक कार्रवाई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है इसके खिलाफ। और साथ में बच्ची को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं इसको। उसकी फ़ोटो दिखाइए एक बार। अरेस्ट भी नहीं हुआ अब तक, क्या वजह है, क्यों है? ये है वो बंदा जिसकी बच्ची ने बात की है, ये देख सकते हैं आप। ये वो लड़का है जिसके बारे में जिस पे इस बच्ची ने ये आरोप लगाए हैं। मेडिकल की कॉपी दिखाइए पूरी एक बार। मेडिकल की कॉपी सही है, मेडिकल हो चुका है जिसमें कि पता लगा सब कुछ, 4 से 5 बार अबॉर्शन हो चुका है, वो सारी चीज़ें यहाँ इस मेडिकल रिपोर्ट में भी मेंशन है। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से शरीर का क्या हाल है, क्या हालत इसकी आज हो चुकी है। कितनी एज है बेटा आपकी? सर मेरी एज मेरी एज 20, मेरी जो एज है वो 20 साल है। 20 साल हाँ की जी। एज में इतनी सारी चीज़ें झेलना और ये सारी चीज़ों का सामना करना एक बच्ची के लिए बहुत दर्दनीय है। और इसकी एज कितनी होगी हंसराज की, जो आपने बताया? सर ये अपनी एज 45 है इसकी एज, लेकिन ये अपनी एज 37 बताता है, लेकिन नहीं, इसकी एज 45 है। अच्छा, मैं हाथ जोड़कर महिला आयोग से, दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मेरे को सपोर्ट करिए
और मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करिए। मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि और ये हंसराज जो है इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। इन्होंने मेरी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। सिर्फ अपने एक स्वार्थ के कारण इनकी एक पहली वाइफ है, उसको छिपाकर मुझसे और मुझे झूठ बोल के, मुझे धोखे में रखकर मुझसे इन्होंने इस तरह मेरे साथ इस तरह किया है कि झूठे शादी के झांसे देकर 3 साल मेरे को यूज़ किया। मेरे 5 ऑपरेशन कराए हैं और मेरा शरीर भी पूरा ख़राब कर दिया। आज के टाइम में डांस करने के भी लायक नहीं रह गई हूँ। अब मैं खाट पे पड़ चुकी हूँ। इसके खिलाफ सबूत? और इसके खिलाफ मेरे पास सारे ही सबूत हैं, वीडियो है, फोटोज़ है, रिकॉर्डिंग है। और ये जो बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, मैं हर चीज़ को प्रूफ कर सकती हूँ कि वो बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। ये बोलता है वो कि अब ये लड़की मेरे को फंसा रही है, जबकि मेरे पास सब सबूत है उसके खिलाफ। और वो चिल्लाकर ये भी बोल रहा है वीडियो में कि उर्मिला मेरी वाइफ है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी अभी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो इस लड़की के साथ हुआ है बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ है, क्योंकि पूरा 2-3 घंटे काउंसलिंग करने के बाद हम इस निर्णय पे निकले थे। और इसको सारे सबूत, वीडियोज़ हमने खुद अपनी आँखों से देखी हैं। और मैं तो दिल्ली महिला आयोग से, दिल्ली सरकार से और अपने जितने भी मेरे पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेरी ACP, DCP, SHO के लेवल पे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। और ऐसे दरिंदों को जो इस तरह है हालत ख़राब करके बच्चियों की डाल देते हैं और वो अपने मज़े के लिए। और अब ये लड़की डांसर थी, महीने का इसने बताया मैं 3-4 लाख रुपए कमा रही थी। अब ये 2 महीने से 3 महीने से बिल्कुल चारपाई पे आ गई है। हमने इसके घर पे भी जाके विजिट की, इसके भाई से, इसकी माँ से भी बात की। और इसने जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट हमें दिखाई, इतनी बुरी तरह इसने फोटोज़ दिखाए कि इसके अंदर से बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है। तो अब ये बच्ची कमाने लायक भी उसने छोड़ा नहीं है। तो ऐसे दरिंदों से मैं तो यही कहूँगी दिल्ली सरकार से कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अगर हम आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आगे और भी बच्चियों के साथ ऐसा ही होगा। तो ये बच्ची अब कहाँ जाएगी? एक कमाने वाली यही थी और यही इसी का सब शरीर खराब हो गया। तो आपसे मैं सभी से विनती करती हूँ, मैं NGO की तरफ से, कि हम भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं। और आपसे भी निवेदन है कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए और ऐसे दरिंदे को पकड़ के सज़ा दिलवाई जाए। थैंक यू। मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ चाहिए।